सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे। सो गाइस, आ चुके हैं हम एक और नई फैक्ट्स की वीडियो लेके। एंड अगर आपने अभी भी हमारी पिछली फैक्ट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो क्या कर रहे हो यार। इतने बेहतरीन और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स हैं कि मैं क्या ही बताऊं। आप बस उन्हें जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। एंड चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, माइमोसा प्लांट। टच मी नॉट या छुई मुई, आप लोग इसे काफी सारे नामों से जानते होंगे, लेकिन इसका मेन जो काम है, जो इसे बहुत फैसिनेटिंग बनाता है, वो ये है कि इसको टच करते ही ये अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है। मतलब इसकी लीव्स मुड़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका मैं रीजन बताता हूँ कि जब हम इसको टच करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जिसे हम स्टिमुलस भी कह सकते हैं, वो पूरे ब्रांच में फैल जाता है। और वो ये कमांड देता है उस प्लांट को कि उस ब्रांच को कि उसे किसी ने टच किया है। और इस स्टिमुलस के कारण उन लीव्स का वाटर लॉस होता है और इसकी वजह से वो क्लोज हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 9, एंट्स, चींटियां। मतलब सभी को पता होगा कि जो एंट्स होती हैं, चींटियां होती हैं, वो मीठे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। पर काफी लोगों ने ये भी देखा है, या आपने भी देखा होगा, कि जो चींटियां होती हैं वो कभी कभार किसी एनिमल की यूरिन पे भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। मतलब यूरिन कहीं ऐसे ही फैला हुआ है किसी रीजन से, तो वहां पे भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि जो हमारी किडनीज होती हैं वो यूरिन में थोड़ा बहुत ग्लूकोज भी रेगुलेट करती हैं। तो जब हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल काफी हाई होता है, अ, तो ये किडनीज थोड़ा सा डैमेज हो जाती हैं और यूरिन में कुछ ज्यादा ही अमाउंट में ग्लूकोज रेगुलेट करने लगती हैं। और जब ये यूरिन कहीं पड़ा रहता है तो इनकी स्मेल आंट्स को आ जाती है, इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, अ, और इसीलिए वो इस यूरिन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 8, तो जब हम लोग गोल घूमते हैं, चाहे वो किसी खेल में घूम रहे हो या किसी अम्यूजमेंट पार्क की राइड में घूम रहे हो, हम जब घूमना रोकते हैं या फिर किसी राइड से उतरते हैं तो भी हमें लगता है कि पूरा संसार घूम रहा है, हम घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम घूमते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर के कुछ पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो भी घूमते हैं। जिसमें से एक पार्ट होता है वेस्टिब्यूल। ये हमारे कान के अंदर होता है और ये भी हमारे साथ बहुत तेज घूमता है। तो जब हम स्टेबल होते हैं, खड़े होते हैं या बैठते हैं, तो तब भी ये वेस्टिब्यूल घूमता रहता है और हमारे माइंड को लगता है कि अभी भी हम घूम रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा संसार घूम रहा है। मतलब काफी लिंक्ड है, काफी कॉम्प्लेक्स है ये चीज। फैक्ट नंबर 7, जब भी हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है तो वो पार्ट सूज जाता है अगर कोई अंदरूनी चोट है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्योंकि जब चोट लगती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है, और वो चाहे ब्लड हो, लिम्फ हो, इनके अंदर भी काफी सेल्स होते हैं। तो हमारी जो इंजरी वाली जगह है, वहां पे इनकी जो मूवमेंट की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये बहुत तेजी से मूव करते हैं तो जो हमारे नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वो दबने लगती हैं। और इसी तेज मूवमेंट, इसी दबाव के कारण हमारा जो इंजरी वाली जगह होती है वो थोड़ी सी सूज आती है। और मैं एक और चीज बता दूं कि इस मूवमेंट की स्पीड में जो इंक्रीमेंट होता है, इस प्रोसेस को हाइपरप्लासिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, चिली या मिर्ची। कुछ लोग तो इसे खाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें तीखा ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और कुछ लोग इसे बहुत आराम से खा जाते हैं क्योंकि उन्हें तीखे की आदत होती है। तो आप सबको पता है कि ये काफी तीखी होती है और इसे खाने से हमारा मुंह मतलब जलने लगता है, जो बहुत कम खाते हैं। तो इसमें ये तीखापन कहाँ से आता है?
वैसे तो ये सब नेचुरल ही होता है, कोई मैन मेड उसमें कोई तीखापन नहीं डाला जाता है, लेकिन कहाँ से आता है, मतलब कोई तो चीज होगी जो इसे तीखा बनाती है। तो हाँ, एक केमिकल होता है जिसका नाम है कैप्सेसिन। ये इन मिर्चियों में, चिलीज में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे सलाइवा से जब मिलता है तो जो हमारी टंग होती है, जो हमारा स्टमक होता है, उसमें एक बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब जलन सी होती है, और इसी जलन को हम लोग तीखापन कहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मतलब बहुत साल पहले, बहुत ही ज्यादा साल पहले, मिर्चियों में या चिलीज में ये केमिकल नहीं पाया जाता था, कैप्सेसिन। पर खुद को खाए जाने से बचाने के लिए इस पौधे ने, इन चिलीज ने खुद में ऐसे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स किए जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा केमिकल सिक्रीट करना शुरू कर दिया। और ये जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, ये एक रात में नहीं, एक सेकंड में नहीं, बल्कि इसके लिए हजारों साल लग गए। ऐसा नहीं है कि कोई आया, सारी मिर्चियों में इंजेक्शन लगा के गया और वो तीखी हो गई। फैक्ट नंबर 5, आप सभी को पता है कि हम जो सब्जियां खाते हैं उन्हें पहले पकाते हैं फिर खाते हैं। तो पकाने की क्या जरूरत है, हम उन्हें कच्चा भी तो खा सकते हैं। या गाजर वगैरह लोग कच्ची खा लेते हैं, कैबेज, पर सारी सब्जियां थोड़ी ना कच्ची खाई जाती हैं। मतलब आप बैंगन, आलू, ये थोड़ी ना कच्ची खाएंगे। तो आपको मतलब थोड़ा थोड़ा तो पता ही है कि इन्हें पकाया जाता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इन्हें च्यू करने में आसानी हो। अब मैं पूछता हूँ कि ऐसा भी क्यों होता है, मतलब पकाने पे ये सॉफ्ट क्यों हो जाती हैं, एक और सवाल निकलता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो वेजिटेबल्स में, सब्जियों में पेक्टिक नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये सेल्स को, जो वेजिटेबल में सेल होते हैं उनको टाइट रखता है, मजबूत रखता है। लेकिन जब हम इसको बॉईल करते हैं सब्जियों को, तो ये जो पेक्टिक है ये टूटने लगता है, बिखरने लगता है, कमजोर हो जाता है, जिससे जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। और कुछ वेजिटेबल्स में तो ये बहुत ज्यादा टूट जाता है, जैसे कि पोटैटो हो गया, जब उसको बॉईल करते हैं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, लायंस एंड टाइगर्स ये आज के जनरेशन की इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं और ये बहुत कम मिलती हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ लायंस एंड टाइगर्स एक साथ पाए जाते हैं, मतलब उसी कंट्री में एक जगह लायंस रहते हैं तो एक जगह टाइगर्स। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स देता हूँ। ओके, सो इसका राइट आंसर है इंडिया। जी हाँ, इंडिया में लायंस एंड टाइगर्स एक साथ पाए जाते हैं। लायंस बेसिकली गुजरात में गिर फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं, वहीं टाइगर्स सुंदरबन डेल्टाज या मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता था तो फिर अब पता चल गया होगा। फैक्ट नंबर 3, एंड्स, चींटियां। फिर से चींटियों से रिलेटेड फैक्ट है कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम एक चींटी को, एंट को बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से फेंक देंगे तो क्या होगा। मतलब अगर हम काफी ज्यादा हाइट से गिरेंगे तो हमें काफी इंजरीज आ सकती हैं और वर्स्ट केस में डेथ होती है। लेकिन हम ह्यूमन के पास नहीं जा रहे हैं, हम अभी एंट्स के पास ही रहते हैं कि क्या अगर हम उन्हें काफी ऊंचाई से फेंकेंगे तो उनकी डेथ होगी या फिर उन्हें इंजरी होगी। सो इसका आंसर है नहीं। अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो आंट्स के पास बहुत ही ठोस, बहुत ही मजबूत एक्सोस्केलेटन होता है। दूसरी बात कि ये जो गिरती हैं तो इनका मास कम होता है, जिसकी वजह से ये, इनके लिए स्पीड काफी स्लो रहती है इनके गिरने की। तो अगर मैं एक्सोस्केलेटन की बात करूं तो फिर इनका एक्सोस्केलेटन बहुत स्ट्रांग होता है, और गिरने पे जो इम्पैक्ट होता है उसको ये एक्सोस्केलेटन रेजिस्ट करता है। लेकिन किसी केस में ये एक्सोस्केलेटन जरा सा भी क्रैक हो गया तो आंट्स अपने हेमोलिम्फ के लॉस को नहीं रोक सकती। अब यहाँ हेमोलिम्फ क्या है, तो चलिए एक और चीज बताता हूँ कि हेमोलिम्फ यहाँ पे
एंट्स का एक तरह से ब्लड कह सकते हैं। जैसे हमारे अंदर हमारा ब्लड होता है, वैसे एंट्स के अंदर हेमोलिम्फ होता है। तो वो इस हेमोलिम्फ के लॉस को नहीं रोक पाएंगे और अल्टीमेटली उनकी मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो लेकिन ये काफी कम केसेस होते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये काफी लोगों को पता होगा कि जब हमारे बॉडी में कोई ऐसी इंजरी हो जाती है जैसे जहाँ से खून निकलने लगता है, तो वो कुछ समय बाद ब्लड बंद हो जाता है, ब्लड निकलना। तो ऐसा प्लेटलेट्स और विटामिन के कारण होता है। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग का काम प्लेटलेट्स ही करती हैं। प्लेटलेट्स घाव के चारों ओर जमा हो जाती हैं और प्लाज्मा के साथ मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक प्रोटीन बनाती हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फाइब्रोनेजिन प्रोटीन के साथ मिलके फाइब्रिन बनाता है। अभी जो फाइब्रोनेजिन है ये प्लाज्मा में ही रहता है। अब जो फाइब्रिन प्रोटीन है वो बहुत पतले पतले धागों में रहता है, और ये घाव में एक जाला बना देता है, पतले छोटे छोटे जाला, जिससे ब्लड बाहर नहीं निकल पाता। और ये काफी मतलब छोटा होता है, बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। फैक्ट नंबर 1, सो आप लोगों ने रोटियां बनाई हैं? ऑब्वियसली जो गर्ल्स देख रही होंगी उनमें से ज्यादातर ने बनाई होंगी, और बॉयज का तो मैं नहीं कह सकता। तो लेकिन सबने देखा ही होगा कि रोटियां फूल जाती हैं जब वो बहुत अच्छे आटे की होती हैं, तो बहुत अच्छे से फूलती हैं। और काफी लोगों को देखा भी हो बोलते हुए देखा होगा कि ये रोटी बहुत अच्छी फूली है, तो अच्छे आटे की है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब हम लोग गेहूं के आटे में पानी मिलाते हैं उसे गूंदने के लिए, तो गेहूं का प्रोटीन एक बहुत ही फ्लेक्सिबल लेयर बना लेता है जिसे ग्लूटेन कहते हैं। अब ग्लूटेन की स्पेशलिटी होती है कि वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोक कर सकता है। इसी वजह से आटा गूंदने के बाद वो थोड़ा फूला सा रहता है। तो रोटी को सेकने पर इस ग्लूटेन के अंदर भरी कार्बन डाइऑक्साइड रोटी के अंदर फैल जाती है और रोटी की ऊपरी लेयर को फुला देती है, और जो हिस्सा तवे की तरफ चिपका होता है वो वहां पे पपड़ी सी बन जाती है। इसी तरह दूसरी तरफ सेकने पे दूसरी तरफ की भी रोटी पपड़ी सी बन जाती है, और इन दो पपड़ियों के बीच बंद कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम भाप रोटी को दो अलग अलग परतें बना देती है, लेयर बना देती है। और गेहूं के आटे की रोटी सबसे ज्यादा इसलिए फूलती है क्योंकि गेहूं में सबसे ज्यादा ग्लूटेन पाया जाता है। बस गाइस, आज की फैक्ट का सफर बस यहीं तक था, एंड आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। कुछ अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो उसे कमेंट कर दीजिएगा, एंड आपका फेवरेट फैक्ट क्या था उसे भी कमेंट कीजिएगा। हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं, फैक्ट्स लाते हैं, तरह तरह के क्रिकेट से रिलेटेड भी वीडियोस लाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।